क्या कोई मौजूदा सीएम सुप्रीम कोर्ट में खुद आकर केस में जिरह कर सकती है क्या? एक वकील की तरह आर्ग्यू कर सकती है क्या? और क्या ये कानूनी रूप से अलाउड है? और क्या ये संवैधानिक रूप से उचित भी है क्या? या फिर इसे संवैधानिक पद और व्यक्तिगत वकालत के बीच की जो रेखा है वो धुंधली हो जाती है? हाल ही में जब ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल एसआईआर मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट में बोलना शुरू किया तो पूरा लीगल इकोसिस्टम चौंक गया। यह कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं था, यहां एक दुर्लभ संवैधानिक क्षण था। आज हम इस सेशन के अंदर समझने वाले हैं कि इस पूरे मामले पर कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अलाउ किया और इसका इंडियन डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वास्तव में हुआ क्या, पूरे फैक्चुअल बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे पहले बिना शोर शराबे के तथ्य को समझिएगा आप। वेस्ट बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव एसआईआर को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस दाखिल थी, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद अपनी रिट पिटीशन दाखिल की एज याचिकाकर्ता पेटिशनर के रूप में, जिसमें आरोप लगाए गए कि बड़े पैमाने पर वोटरों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। दूसरा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है और केवल नाम की स्पेलिंग मिसमैच के कारण वोटर डिलीशन हो रहा है। और माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा स्टैट्यूटरी अधिकारियों की पावर को ओवरराइड करना। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेशन बनाया हुआ है। इसके दौरान कोर्ट में क्या हुआ आप वो सेशन देख सकते हैं। हालांकि आज जो हम इस सेशन के अंदर मुद्दा कर रहे हैं कि क्या कोई जो मुख्यमंत्री है वो खुद से आकर कोर्ट में सुनवाई कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी बात कर रहे हैं हम, कानून की बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से ध्यान दीजिएगा, उस पूरे मामले के अंदर वैसे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पेश हो रहे थे, फिर भी कोर्ट ने ममता बनर्जी को संक्षिप्त मौखिक सबमिशन करने की इसमें जो अनुमति थी वो दे दी थी। संक्षिप्त ओरल सबमिशन करने की अनुमति दी थी और यही इस सुनवाई को ऐतिहासिक बनाता है। अब अगला जो बात कर रहे हैं इस पूरे सेशन का जो मेन पॉइंट है कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर अपना केस खुद आर्ग्यू कर सकता है, उसके ऊपर कानूनी क्या स्थिति है उसको समझते हैं। भारत में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो किसी चीफ मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में बोलने के लिए रोकता हो, उससे बोलने से रोकता हो, लेकिन ध्यान रखना है वो उसको खुद को पेटिशनर होना चाहिए। कोई भी कानून रोकता नहीं है अगर वो खुद से पेटिशनर हो, याचिका करता हो। संविधान का अनुच्छेद 32, संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके फंडामेंटल राइट्स या फिर लीगल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं वो खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। संविधान पद के आधार पर न्याय तक पहुंच को नहीं रोकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कोर्ट्स पार्टी इन पर्सन अपीयरेंस की अनुमति देती है कि जो पार्टी है वो खुद आकर कोर्ट में अपने विचार रख सकती है। इस चीज की जो न्यायालय हैं वो परमिशन देते हैं। कोई भी लिटिगेंट हो, कोई भी याचिकाकर्ता हो, कोर्ट की परमिशन से बिना वकील के भी अपनी बात को रख सकता है। इसलिए कानूनी रूप से ममता बनर्जी की उपस्थिति पूरी तरह वैध थी। अब समझते हैं कि फिर इतना विवाद क्यों हुआ इस पूरे मसले के अंदर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का मुद्दा है जो वो उठा है, तो उसको एक बार हम यहां पर समझते हैं, क्योंकि केवल लीगैलिटी का मुद्दा नहीं है, संवैधानिक मर्यादा भी मायने रखती है। एक चीफ मिनिस्टर स्टेट एग्जीक्यूटिव की प्रमुख होती है, एक संवैधानिक पदाधिकारी होती है, वो आम लिटिगेंट याचिकाकर्ता नहीं होती है। जब ऐसा व्यक्ति खुद आर्ग्यू करने कोर्ट के सामने पहुंचता है तो कोर्ट प्रोसीडिंग के पॉलिटिसाइजेशन का खतरा हो जाता है। और जैसे आरोप भी लग रहे हैं कि ममता बनर्जी इस केस के अंदर खुद आके इन्होंने पूरे मामले का और ज्यादा राजनीतिकरण कर दिया है। और अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उसमें वोटरों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपके लिए हम लड़ाई लड़े हैं, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनजाने में भी प्रेशर की परसेप्शन बन सकती है
और इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल की जो सीमा है वो धुंधली हो सकती है। इसलिए इतिहास में प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अक्सर जो है वो केवल वकीलों के माध्यम से ही कोर्ट में बात रखते हैं। यह पहली बार था जब किसी मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने ओरल सबमिशन दिए हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे हैंडल किया, उसको भी समझते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जुडिशियल बैलेंस का रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित रवैया अपनाया। कोर्ट ने क्या सही किया उसको समझते हैं। सबसे पहले सीएम को सीमित समय दिया, पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं करने दिया। बोला कि आप अपने ब्रीफ सबमिशन दे दीजिए, आपको जो बात कहनी है वो पॉइंट वाइज बता दीजिए। दूसरा, बार बार स्पष्ट किया कोर्ट ने कि लीगल आर्ग्यूमेंट पहले ही सीनियर लॉयर्स दे चुके हैं, तो अब आपको उनको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे संक्षिप्त रूप में कहिएगा। तीसरी बात, सीएम की बातों को भावनात्मक अपील नहीं बल्कि कंटेक्चुअल सबमिशन कोर्ट ने माना। और चौथा, कोर्ट रूम की गरिमा और न्यूट्रलिटी को बनाए रखा। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने साफ साफ यह भी कहा कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पहले से एक्सपीरियंस्ड सीनियर काउंसिल द्वारा रिप्रेजेंट है हमारे सामने। कोर्ट का फोकस था पूरे इस मामले के अंदर वो समाधान पर है, रिटॉरिक पर नहीं है। यह दिखाता है कि कोर्ट ने न्यायिक मर्यादा और नागरिक की आवाज दोनों को संतुलित किया है। आप मुझे बताइएगा कि आपको यह सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब आगे बात करते हैं कि क्या एक चीफ मिनिस्टर का किसी केस में खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना क्या एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है, दृष्टांत बन सकता है क्या? इसी सवाल पर जो ओपिनियंस हैं वो बट जाते हैं। देखिए, इसके कुछ संभावित खतरे भी हैं, जैसे कि अन्य राजनीतिक नेता भी ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, कोर्ट्स को इलेक्शन नैरेटिव्स में घसीटा जा सकता है। और तीसरा, न्यायिक समय भावनात्मक भाषणों में खर्च हो सकता है। लेकिन क्यों यह स्वीकार भी हो सकता है, उसके भी कारण है। कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी करती है। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मामला जो है वो अपवाद के स्वरूप था, एक्सेप्शनल था। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को टाइटली कंट्रोल किया है और कोई कानूनी सिद्धांत को डाइल्यूट नहीं किया है। निष्कर्ष इस क्या पता चलता है कि यह कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यह कोर्ट द्वारा सीमित रूप से स्वीकार किया गया अपवाद है। अब बात करते हैं असली मुद्दा, वोटर राइट्स बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का। असल लड़ाई ममता बनर्जी की नहीं थी। असल मुद्दा था अनुच्छेद 326 के तहत राइट टू वोट यानी कि मताधिकार के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में, पारदर्शिता के बारे में और आम वोटर को ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्लूजन से बचाने के बारे में। कोर्ट ने इस मामले के दौरान बार बार कहा कि जो वेरिफिकेशन है वो सेंसिटिव होना चाहिए। छोटी स्पेलिंग मिस्टेक डिलीशन का आधार नहीं बन सकती हैं। लोकतंत्र को एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड के नाम पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि जब वोटर अधिकारों का खतरा हो तो चीफ मिनिस्टर को खुद कोर्ट में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। और आपको सेशन ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर नहीं किया है तो, सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से। और कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि आपको सेशन असल में कैसा लग रहा है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन इस पूरे मामले का यही है कि हाँ, चीफ मिनिस्टर कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने केस में खुद पेश हो सकती है, बशर्ते वो याचिकाकर्ता होनी चाहिए। समझ गए? अगर वो खुद से याचिका करता है तो पेश हो सकती है। कोई और भी नागरिक, जैसे आप भी अगर कोई केस फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका केस है तो आप भी खुद भी पेश हो सकते हैं कोर्ट से परमिशन लेके। ठीक है, अपनी बात कह सकते हैं याचिकाकर्ता को। उसी तरह यहां पर जो ये केस था ममता बनर्जी बनाम ईसीआई का केस था, वो उन्होंने याचिकाकर्ता के रूप में पिटीशन दायर की थी, तो इसलिए उनको कोर्ट ने अलाउ किया। कानूनी रूप से ये बिल्कुल अलाउड है। दूसरा, नहीं, ये सामान्य या प्रोत्साहन प्रथा नहीं थी। कोर्ट ने यहां पर अलाउ तो किया मगर आप इसको सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं देख सकते, यह एक अपवाद के रूप में प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुर्लभ अपराध के रूप में अलाउ किया है। और चौथा, जो असली संवैधानिक लड़ाई है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस की है, व्यक्तित्व की नहीं है। इस बात को आपको और हमें सभी को समझना होगा। यह मामला हमें एक बात याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संस्थान व्यक्तियों से बड़े होते हैं,
लेकिन जब अधिकारों पर खतरा हो तो व्यक्ति की आवाज भी अनसुनी नहीं की जा सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ऐसी सरल, निष्पक्ष और गहरी संवैधानिक जो एनालिसिस है वो पसंद आया है और ऐसे ही हमारे सेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो वोट का अधिकार है लोकतंत्र में नागरिक की आवाज है और कानून को समझना उसे बचाने की पहली सीढ़ी है। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप जुडिशियल योगी और हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से। दून लॉ मेंटर पर आपको हमारे जुडिशरी और एपीओ के स्पेशल कोर्सेज भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएंगी। तो आप हमारी ऐप्स के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत जल्दी ही हम अपना संविधान पर अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।